बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की या स्केलेटल की, उसको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। चूँकि इनका नाम ही स्केलेटल मसल है और ये स्केलेटन के साथ रिलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स मूवमेंट। तो जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पेयर में काम करते हैं, और जब वो पेयर में काम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में एक पेयर के अंदर एक मसल हमेशा एक्सटेंसर का काम कर रहा होता है और एक मसल जो है वो फ्लेक्सर का काम कर रहा होता है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होता है, और अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो पहला रिलैक्स हो रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म कहते हैं, और ये जो मसल्स की अरेंजमेंट होती है इसको हम एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका जो टाइटल है वो भी यही है, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसमें हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ दोबारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर मसल में एक होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है ये मसल का वो जगह होती है, या ओरिजिन ऑफ मसल, ये मसल के लिए वो पॉइंट होता है जहाँ से मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है। तो मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो एक इमूवेबल बोन के साथ होता है, यानी वो ओरिजिनेट जहाँ से हो रहे होते हैं वो बोन हमारी मूव नहीं कर सकती होती। उस पॉइंट को जहाँ से ये मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट होता है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ये वो जगह होती है जहाँ पे वो मसल इंसर्ट हो रहा होता है। तो मोस्टली जो इंसर्शन है वो मूवेबल बोन के साथ रिलेटेड होती है। इंसर्शन का पॉइंट मूवेबल बोन के पास होता है, मूवेबल बोन के साथ होता है, और जो ओरिजिन है वो इमूवेबल बोन के साथ होता है। इस तरह जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो बोन मूव, जो मूवेबल बोन है वो मूव कर सकती है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पर दोबारा एक फोर लिम्ब ड्रा करते हैं, यानी मसल की अरेंजमेंट शो करते हैं। दिस इज़ ओवर ह्यूमरस, और ये हमारी रेडियस और अल्ना है, एंड हियर इट इज़ द स्कैपुला। तो ये जो ह्यूमरस है हमारी, ये इमूवेबल बोन है, तो इसके साथ इसका यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो रेडियस और अल्ना है ये मूवेबल हैं, तो इनके साथ इसका इंसर्शन है। तो ये एक हमारा स्केलेटल मसल है। इसमें हियर इट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन है, और ये जो जगह है इसकी, ये इसकी इंसर्शन है, इंसर्शन। अब ओरिजिन और इंसर्शन जो हैं इन दोनों पॉइंट्स पे टेंडन होता है, जो कि बेसिकली मसल को हमारी जो स्केलेटल बोन होती है, जो बोन होती है उसके साथ वो उसे जोड़ रहा होता है। इसका टेंडन एक कनेक्टिव, टफ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू होता है। इस ओरिजिन और इस इंसर्शन के दरमियान का जो पोर्शन होता है इसको हम मसल बैली कहते हैं। ये मसल बैली होती है जो कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इंक्रीज़ हो जाती है इन द साइज़, और जब मसल रिलैक्स होता है तो ये रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है ये इंसर्शन है, और ये मसल बैली है। अब एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो टेंडन और लिगामेंट का है। टेंडन जो है, टेंडन बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। यानी अगर हम इसका सिंपल कॉन्सेप्ट डेवलप करें तो दिस इज़ द स्केलेटन, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है स्केलेटल मसल को बोन के साथ, दैट इज़ द टेंडन। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ द लिगामेंट। वो क्या है? लिगामेंट जो होता है ये बेसिकली टू बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन डेवलप करता है। जो दोनों बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन का जो पार्ट होती हैं, कोई सी भी टू बोन्स जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे मूवेबल जॉइंट है, तो वहाँ पे जो है ये लिगामेंट मौजूद होता है। हियर इट इज़। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होते हैं, एक ओरिजिन और इंसर्शन, और एक टेंडन और लिगामेंट का। अब हमने बेसिकली डिस्कस करना है एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द मसल, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है। तो
एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट जो है ऑफ मसल, स्केलेटल मसल्स में जो एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट है, इसमें मोस्टली मसल्स जो हैं वो एक पेयर में वर्कआउट कर रहे होते हैं और उन पेयर में से वन ऑफ द मसल इज़ एक्सटेंसर एंड द अदर इज़ फ्लेक्सर। एक मसल जो है वो एक्सटेंशन कॉज करता है, दिस इज़ एक्सटेंशन, जब हमारी आर्म स्ट्रेट हो जाती है या हमारी टांग सीधी हो जाती है, दिस इज़ एक्सटेंशन। और जब हम इसे अपनी इस अपर बोन की तरफ इस बोन को मूव करवाते हैं तो दिस इज़ फ्लेक्शन, लाइक दिस, ये भी फ्लेक्शन है कि जिसमें हमारी जो टिबिया और फेबुला है वो मूव करती है टुवर्ड द फीमर, दैट इज़ द फ्लेक्शन। और जब टिबिया और फेबुला फीमर से अवे मूव करती हैं और टांग हमारी सीधी हो जाती है, दिस इज़ एक्सटेंशन। इसी तरीके से रेडियस और अल्ना जब मूव करती हैं टुवर्ड द ह्यूमरस, दिस इज़ फ्लेक्शन। और जब ये इससे मूव अवे करती हैं तो दिस इज़ एक्सटेंशन। तो जो मसल फ्लेक्शन कॉज करेंगे दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्सर, और जो एक्सटेंशन कॉज करेंगे दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंसर। तो इस एस्पेक्ट से हम ये देख सकते हैं कि दे वर्क इन द ऑपोजिट वे, लाइक दिस। हम इनको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि इफ़ द वन इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट अदर विल बी रिलैक्स एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज़ हाउ दैट मसल्स आर अरेंज्ड इन pair, and these pair muscles are working in the opposite direction. This is called antagonism, and the arrangement of such type of muscles is called antagonistic arrangement of the muscle. अब इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो है वो डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट। वैसे हम एल्बो भी डिस्कस कर सकते हैं, एल्बो जॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं, जिसमें बाइसेप फ्लेक्सर्स हैं, ट्राइसेप एक्सटेंसर्स हैं। और इसी तरीके से हम जो नी जॉइंट है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक हिंज जॉइंट की टाइप है और उसमें भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है। तो हियर वी विल डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट। मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट को हम टिबियो फेमोरल जॉइंट भी कहते हैं, टिबियो फेमोरल जॉइंट। जो नी जॉइंट है ये बेसिकली एक ऐसा जॉइंट है जो कि साइनोवियल जॉइंट की टाइप है, इट्स अ काइंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट में जो पर्टिकुलर टाइप है हिंज जॉइंट की, इट इज़ ऑफ दैट टाइप, इट्स अ हिंज जॉइंट एक्चुअली। ये जो जॉइंट होता है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टिबिया एंड फीमर। जो हमारी टिबिया बोन है और फीमर है, इन दोनों के दरमियान में ये जॉइंट लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टिबिया एंड फीमर। फीमर हमारी थाई बोन है और टिबिया एंड फेबुला जो हैं वो हमारी लोअर जो पोर्शन है हैंड लिम का, उसकी बोन हैं दोनों। एंकल से ऊपर वाला जो पार्ट है वो टिबिया और फेबुला का होता है, जबकि जो थाई रीजन में हमारी बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज फीमर। अब इसमें मसल्स काम करते हैं, एक इसमें फ्लेक्सर्स हैं और दूसरे इसमें एक्सटेंसर हैं, फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। चूँकि इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है तो अल्टीमेटली इसमें जो मसल फ्लेक्शन कॉज करेगा वो फ्लेक्सर कहलाएगा और जो एक्सटेंशन कॉज करेगा वो एक्सटेंसर कहलाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जब हमारी टांग बिल्कुल सीधी हो जाती है तो दैट इज़ एक्सटेंशन, और जब हमारी टिबिया और फेबुला नी जॉइंट को हम जब बेंड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्शन, वो फ्लेक्शन है। और जो मसल फ्लेक्शन कॉज कर रहे हैं उनको हम फ्लेक्सर कह रहे हैं, और जो एक्सटेंशन कॉज कर रहे हैं उनको हम एक्सटेंसर कह रहे हैं। अब हम पहले बात करते हैं फ्लेक्सर्स की। फ्लेक्सर्स हमारे जो मसल्स हैं ये बेसिकली बैक ऑफ थाई के मसल्स हैं, बैक ऑफ थाई मसल्स। और इन मसल को हम जनरली बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स। इन हैमस्ट्रिंग मसल्स में जो मेन टाइप ऑफ मसल है जो कि एज अ फ्लेक्सर का रोल प्ले करता है दैट इज़ बाइसेप फेमरस। ये जो मसल है बाइसेप फेमरस, इट हैज़ टू ओरिजिन, इसके टू ओरिजिन होते हैं। एक जो ओरिजिन है इसका बाइसेप फेमरस का जो एक ओरिजिन है दैट इज़ कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ फीमर, वो टॉप ऑफ फीमर के साथ है। और जो दूसरा इसका पोर्शन है, दूसरा जो उसका ओरिजिन है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल, हिप बोन, पेल्विक गर्डल। तो ये इसके टू ओरिजिन हैं बाइसेप फेमरस के।
टू ओरिजिन है, एक इसका टॉप ऑफ फीमर के साथ है और दूसरा जो है दैट इज़ द कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल। वेयर एज जो इसकी इंसर्शंस हैं उसमें भी टेंडन्स होते हैं, टू टेंडन्स होते हैं, टू पोर्शंस में उसके टेंडन्स को हम डिवाइड करते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फेबुला। इसकी जो इंसर्शन है इट हैव टेंडन्स और इसके टू पार्ट्स हैं, टू पोर्शंस हैं टेंडन के विच आर कनेक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फेबुला। तो दिस इज़ द मसल विच एक्ट्स एज फ्लेक्सर। जो फ्लेक्शन है वो इसकी वजह से होती है। जो दूसरा मसल है एक्सटेंसर, दैट इज़ द एक्सटेंसर। इस अरेंजमेंट में जो सेकेंड पार्ट है मसल जो एक्सटेंसर है दैट इज़ बेसिकली द मसल विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई। ये फ्रंट ऑफ थाई में होता है और इस मसल को हम नाम देते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमरस। क्वाड्रिसेप्स फेमरस ये जो मसल होता है क्वाड्रिसेप्स फेमरस, इसकी जो ओरिजिन है वो भी टू ओरिजिन है इसके, वन इज़ विद इलियम एंड अदर इज़ विद फीमर। इसके जो ओरिजिन है एक इसका विद इलियम है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बोन एंड द अदर इज़ दैट इज़ टू द फीमर थाई बोन उसके साथ है और इसकी जो इंसर्शन है दैट इज़ टू द टिबिया। ये जो मसल होता है इसका जो टेंडन है इस क्वाड्रिसेप्स फेमरस का जो टेंडन है दैट सराउंड्स अराउंड द पेटेला बोन दैट इज़ द नी कैप एंड देन इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें तो वी कैन ड्रा लाइक दिस। हियर इज़ द हिप बोन एंड हियर इट इज़ द फीमर, हियर आर टिबिया एंड फेबुला एंड देन हियर इट इज़ द नी कैप। तो जो मसल यहाँ पर है दिस वन इज़ एक्चुअली क्वाड्रिसेप्स फेमरस। फ्रंट पे, ये फ्रंट पे आई एम रिप्रेजेंटिंग विद QF और दिस वन इज़ एक्चुअली बाइसेप्स फेमरस और हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये हैमस्ट्रिंग मसल है। तो ये दोनों जो मसल्स हैं दे वर्क इन द अपोजिट मैनर। इफ़ दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ एक्सटेंसर और ये एक्ट कर रहा है एज अ फ्लैक्सर। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंसर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी जो लेग है वो स्ट्रेट हो जाएगी और फ्लैक्सर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी जो लेग है वो बेंड हो जाएगी। इस तरह इसकी जो नी जॉइंट है इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी और फ्रीली मूवेबल जॉइंट के तौर पर एक्ट करेगा। दैट इज़ वाई ये साइनोवियल जॉइंट है और उसकी एक पर्टिकुलर टाइप जिसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउड है दैट इज़ कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। तो ये हिंज जॉइंट भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द arrangement of skeletal muscles in the antagonistic manner and we have discussed that how knee joint move, उसकी जो movement है वो किस तरह है, उसका movement pattern किस तरह का है और उसमें ये जो दोनों किस्म के muscles हैं इनकी arrangement किस तरह की है। Now अब हमारा जो last topic है वो basically उन disorders से related है, उन problems से रिलेटेड है जिनका कंसर्न हमारे मसल्स के साथ है। दैट इज़ वाई इस टॉपिक का जो टाइटल है वो भी मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर्स, वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं मसल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हमारे मेन जो कंसर्न है वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है दैट इज़ द मसल फिटीग। मसल फिटीग जो है ये बेसिकली वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और एक फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाती है और मसल में एक खिंचाव सा जनरेट हो जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू इन विच, ये वो डिसऑर्डर है या ये वो मसल का एक प्रॉब्लम है जिसमें मसल जो है इट लूज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एंड दिस इज़ एक्चुअली फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द मसल। ये जो मस्कुलर फिटीग है
ये बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द मसल है जिसमें मसल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मसल में एक खिंचाव जनरेट हो जाता है। अब अगर हम इसके कॉज देखें कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी ये जो मस्कुलर फिटीग है ये क्यों होती है, तो इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें सबसे पहला जो है दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो मसल की पीएच है दैट ड्रॉप्ड एंड बिकम एसिडिक पीएच, और एटीपी के कम होने की वजह से जो क्रॉस ब्रिज बन चुके होते हैं वो ब्रेक भी नहीं होते। एक्चुअली ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में तब बनता है जब हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अनरूटीन नहीं होती एक्सरसाइज करने की और तब एक्सरसाइज करते हैं तो तब भी हमें मसल्स फटीग हो सकती है। हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारे मसल ज़्यादा आउट ऑफ द रूटीन ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तब भी मसल फटीग हो सकती है। इसमें एक्चुअली मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके रिजल्ट के तौर पे लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होता है और लो नंबर ऑफ एटीपी बनता है, तो अल्टीमेटली जो कंडीशन फिजियोलॉजिकल स्टेट जनरेट होती है उसको फिर हम मस्कुलर फटीग का नाम देते हैं। इसकी एक जो रीज़न है वो ये भी है कि हमारी जो आइंस हैं, ख़ासकर सोडियम आइंस हैं और पोटाशियम आइंस हैं और कैल्शियम आइंस हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे नर्व स्टिमुलेशन के साथ और मसल्स की मूवमेंट के साथ भी। तो अगर वो आइंस इनबैलेंस हो जाते हैं, अगर उन आइंस में कोई कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो तब भी मसल फटीग हो सकती है। तो सेकंड इसका जो कॉज है दैट इज़ आयनिक इम्बैलेंस। तो these are the reason due to which the muscle fatigue can be caused। और ये बाद में फिर फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट से और सिंपल एक्सरसाइजेज से वैनिश्ड अवे हो जाता है और मसल दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है और फिर वो मसल का पेन और मसल में जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वन ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल मसल है। उसके बाद जो सेकंड डिसऑर्डर है स्केलेटल मसल का, जो सेकंड कॉमन है दैट इज़ द क्रैम्प। इसमें भी मसल के अंदर शदीद किस्म का खिंचाव जनरेट होता है और उस मसल में जो शदीद किस्म का खिंचाव बनता है उसको हम एक्चुअली टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें मसल के अंदर खिंचाव जनरेट हो जाता है और ये जो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं दे कैन बी फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मैनी आवर्स, मे रिटेन फॉर मैनी आवर्स और सेवरल आवर्स, यानी इनकी जो ड्यूरेशन है वो चंद सेकंड से लेके कई घंटों तक हो सकती है कि आपके जो मसल्स हैं वो उस क्रैम्प के फेज़ में रिटेन रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो मसल है वो शदीद स्टिफ हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है और फिर साथ ही मसल के अंदर शदीद किस्म का पेन भी होता है। तो इसमें मस्कुलर टाइटनेस है और साथ ही मसल जो है दे बिकम पेनफुल, वो पेनफुल भी हो जाते हैं। ये किन जगहों पर कॉमन होते हैं क्रैम्प्स? तो दे आर कॉमन, क्रैम्प्स जो होते हैं ये कॉमन होते हैं हमारी थाई में, थाई के रीजन में ये कॉमन होते हैं और इसके अलावा जो हिप मसल्स होते हैं उसमें भी कॉमन होते हैं। समटाइम ये क्रैम्प्स आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। एब्डोमिन के जो मसल्स होते हैं, पेट के जो मसल्स होते हैं ये उनमें भी होते हैं। मोस्टली क्रैम्प्स कब होते हैं? दे अकर, क्रैम्प्स जो होते हैं ये मोस्टली होते हैं रात के वक्त, अकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज। इसमें याद रखिए कि मसल पेनफुल होता है, मसल में उस तरह की मसल पुल नहीं होता। मसल पुल जो होता है वो बेसिकली मस्कुलर फटीग है। इसमें मसल पेनफुल होगा, मसल में दर्द होगा, लेकिन मसल की मूवमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। रात के वक्त ज़्यादातर इस वजह से होते हैं कि हमें स्वेटिंग होती है और सम टाइम हमने नाइट मील कम लिया होता है, खुराक कम खाई होती है और अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो भी डाउन हो जाता है और स्वेटिंग से जब हमें पसीना आता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर से जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन भी कॉज होती है। तो और साथ फिर अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इरिटेबिलिटी हो या न्यूरॉन्स के अंदर इरिटेबिलिटी हो तो तब भी
क्रैम्प्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। यानी जिन लोगों का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, स्पाइनल कॉर्ड का या न्यूरॉन से रिलेटेड इशू है, तो उनमें तो ये क्रैम्प्स फ्रीक्वेंटली प्रिवेल करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को सही मेंटेन नहीं करते, वेल हाइड्रेटेड नहीं होते, ज़्यादा पानी इनटेक नहीं करते, उनमें भी ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये कॉमनली अराइज होते रहते हैं। तो दिस वाज अबाउट क्रैम्प्स। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है दैट इज़ द टेटनी। टेटनी बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ड्रॉप हो जाता है। दैट इज़ ड्रॉप ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। और इसकी जो वजह है वो लो प्रोडक्शन ऑफ PTH, पैराथॉर्मोन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन है। ये जो पैराथॉर्मोन है ये हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड से स्क्रीट होता है, और ये जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो हैं उनसे स्क्रीट होता है। तो ये जो दो ग्लैंड होते हैं, अगर इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं तो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अल्टीमेट कैल्शियम जो है वो एक लिमिट से कम होने लग पड़ता है। और ये तब होता है जब पैराथायराइड का जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो, और थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो तब ये सिचुएशन अराइज होती है। अब इसमें होता क्या है टेटनी के अंदर, इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और इसमें मसल्स में ट्विचेस जनरेट होते हैं, ट्विचेस ऑफ द मसल्स वो जनरेट होते हैं। और वर्स्ट कंडीशन में इट कैन कॉज स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स जो है उसका स्पैज्म स्टार्ट हो जाता है, पैरालिसिस, फालिज और अल्टीमेटली डेथ। यानी इट कैन बी वेरी वर्स्ट, ये बहुत वर्स्ट होके डेथ का कॉज भी हो सकता है दिस टेटनी। सो इट कैन बी ट्रीटेड। ये जब ट्रीटमेंट इसका डॉक्टर ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स का टेस्ट कराने के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, और अल्टीमेट कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके पेशेंट को इस सिचुएशन से रिलीफ दे दिया जाता है। जो लास्ट इशू है रिलेटेड टू द मसल्स दैट इज़ द टेटनस। टेटनस जो है ये एक बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मसल की, जिसका बैक्टीरिया का जो नाम है दैट इज़ क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। ये जो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं वो इसी इन्फेक्शन से बचने के लिए लगवाते हैं। इसमें बेसिकली पेशेंट की बॉडी में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग पड़ते हैं, और अल्टीमेटली इसके सिम्टम्स भी टेटनी जैसे ही ज़ाहिर होते हैं, और पैरालिसिस एंड देन अल्टीमेट डेथ होती है। इसमें एक ये भी सिचुएशन होती है कि पेशेंट की जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने लग पड़ता है, और अल्टीमेट जो है ब्रेन के सेल्स की डेथ की वजह से भी पेशेंट जो है वो पैरालिसिस और कॉमा और अल्टीमेट डेथ की फेज़ में जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द मसल्स। आई होप सो आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो आप जो है वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं, और आप फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से अपडेट कर सकें। थैंक यू सो मच।